Morning students, how are you? I hope you are fine and good. तो students, welcome online teaching sessions. प्रीवियस पार्ट्स में स्टूडेंट्स आपने जाना व्हाट इज हिस्ट्री क्या है, और इस पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में आप जानेंगे व्हाट इज पीरियोडाइजेशन क्या है। तो द डेमोक्रेशंस ऑफ टाइम इनटू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज पीरियोडाइजेशंस। जेम्स मिल्स divided India's past into हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। यानी कि जेम्स मिल ने भारतीय बीते युगों को जो है वह रिलीजियस आधार पर रखते हुए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में डिवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो द पीरियडाइजेशन से डन बाय मिल, यहाँ पर एक लाइन में हमने ये भी लिख दिया था कि ये पीरियडाइजेशन जो है वह जेम्स मिल के द्वारा जो है वेरीफाई कर दिया था। मिल डिवाइडेड द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजन, नॉट ऑल एंड एशियंट्स रूलर्स वेयर हिंदू एंड नॉट ऑल। और जेम्स मिल ने इस पीरियड को यानी कि भारतीय पीरियड्स को उन्होंने रिलीजन को आधार माना था, न कि किसी जो है शासन को माना था, क्योंकि यहाँ अलग अलग समय में अलग अलग जो है शासन काल में अलग रूप में कास्टिज्म को देखते हुए उन्होंने यह पीरियड्स को बांटने का काम किया था। मिल का मानना था कि इस युग में भारत में एक खास वर्ग के द्वारा शासन किया गया था, यानी कि एंशियंट्स में उन्होंने देखा कि सारे के सारे शासक हिंदू शासक थे, और मेडिवल काल में उन्होंने देखा कि मुस्लिम शासकों ने शासक किया था, और मॉडर्न काल में यानी कि उन्होंने ब्रिटिश का शासन देखा था। और इसीलिए उन्होंने इस काल को जो है उन्होंने जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में बांटने का काम किया था। हालांकि इसके लिए उन्हें काफ़ी आलोचना भी झेलना पड़ा था। मिल्स थॉट दैट एशियन सोसाइटीज वेयर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप्स। मिल्स ने इसलिए भी इस सोसाइटी को बांटने काम किया था, रिलीजन के आधार पर रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि यूरोपियन सभ्यता से एशियन जो सोसाइटी थी वो काफ़ी लो लेवल पर थी, यानी कि इनके जो सोसाइटी जो थी वो उतनी सुदृढ़ और जो है डेवलप नहीं थी। अब हम आगे रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशंस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। यानी कि यहाँ पर जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज था, यह एक अलग वर्ड आ गया है यहाँ पर। ये अलग वर्ड इसलिए है क्योंकि भारत में उस समय ज़्यादातर जो था एक जातिगत रूपरेखा में था। यह एक अजीब वर्ड है, वर्ड इसलिए कि भारत में जितने भी जो है सामाजिक रूपरेखा तैयार होती थी वह जातों पर रख कर होती थी, और इसी से इनका एक सामाजिक जीवन में बदलाव आती थी और उसी पर आधारित थी। अब जैसे कि अगर कोई पिता कुम्हार का काम करता है तो उसके भी बच्चे वही काम करेंगे। अगर कोई किसी के पिता जो है वह गंदा उठाने का काम करते हैं तो उनके बच्चे को भी वही करना पड़ेगा, चाहे जैसे करे। तो इस तरह को देखते हुए जेम्स मिल ने भारतीय सोसाइटी को जो एक लोअर सोसाइटी के रूप में जो है शो किया था। लेकिन वहीं पर अदर हिस्ट्रियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जबकि पहले ही ऑलरेडी आप जानते हैं कि कई सारे इतिहासकार जो है भारतीय इतिहास को जो है वह एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के रूप में डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर जेम्स मिल इसे एग्री नहीं रखते थे, क्योंकि वो मानते थे कि दिस डिवीज़न टू हैज़ मेनी प्रॉब्लम्स। उनके मानने में यह जो डिवाइडेशन था यानी कि डिवीज़न जो था वह कई समस्याओं को खड़ा कर रखा था, क्योंकि इट इज बोरोड फ्रॉम वेस्ट वेयर मॉडर्न पीरियड्स वाज एसोसिएटेड विथ साइंस, रीजन्स, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी।
और वो कहते थे कि यह जो मॉडर्न वर्ड है वह पश्चिमी देशों से या पश्चिमोत्तर से एक उधार लिया हुआ वर्ड है। क्योंकि इस वर्ड में आने का मतलब ये साइंस, रीजन्स, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी ये सब में डेवलप होनी चाहिए। क्या भारत में वैसा था? तो उनका मानना था कदापि नहीं। बट इंडिया हैज नॉन बाय दोज इन द ब्रिटिश रूल, क्योंकि उस समय भारत में जो था वो ब्रिटिश शासन चल रहा था और उस शासन काल में ऐसा कोई भी इसमें से किसी तरह का वर्ड का जो है इसमें जो है समायोजन नहीं था। किसी तरह से भारत में इस तरह का डेवलपमेंट या किसी वर्ड को अगर इसका उसमें जोड़ा जाए तो ये सत्य नहीं था। क्योंकि भारत जब अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था तब जाकर इसमें से कुछ वर्ड जो है वह इसमें जोड़ सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं। उनके द्वारा जो भारतीय मॉडर्न पीरियड को मानना था तो वह यह था कि ये भारतीय मॉडर्न पीरियड्स क्या है। तो द मॉडर्न पीरियड्स इन इंडिया इज मार्क्ड ऑफ द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, यानी कि भारत में जो ये मॉडर्न पीरियड का आगमन हुआ वह यूरोपियन ट्रेडर्स के आने के पहुंचने के साथ हुआ था। और यह कुछ जो ट्रेडर्स के रूप में जो कंपनीज भारत में आई थी वो मेनली बिलोंग टू पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क के कंट्री जो थे वो इंडिया में अराइवल किए थे, पहुंचते थे। और इन लोगों के आने के लिए सबसे पहले जो इनके लिए मार्ग ढूंढने का काम किया था वह थे द पोर्टुगीज पायनियर्स। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड ए सी रूट्स टू इंडिया इन 1498 और वह एक पुर्तगाल के जो समुद्र यात्री थे उनका नाम था वास्को दी गामा साहब। उन्होंने भारत में 1498 में समुद्री मार्ग के द्वारा आए थे और इस तरह से उन्होंने इस मार्ग को खोजने का कार्य किए थे। अब द इंग्लिश बिकेम एनेक्सियस टू ट्रेड विथ द एशियन कंट्रीज, और उस समय इंग्लिश जो थे यानी कि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे, उनका वो मुख्य उद्देश्य था कि कुछ एशियन कंट्रियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो, इसलिए वह यहाँ पर आने का काम किए थे। दे ऑर्गेनाइज्ड ए कंपनी टू डू दिस ट्रेड। वे चाहते थे कि यहाँ के देशों के साथ उनके कंपनियों का कुछ संगठन तैयार हो और यहाँ से वह अपना ट्रेड कर सके विथ द ईस्ट। और वो इसके अलावा वो कुछ पूर्वोत्तर इलाकों के साथ यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ भी अपना संबंध स्थापित किए थे। इसीलिए द नेम ऑफ दिस कंपनी वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी संगठन से संगठित होकर यह नाम जो चला था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स यानी कि ये सारे के सारे जो अकाउंट शो किया गया है वो जेम्स मिल के द्वारा इन 1817 में किया गया था। जेम्स मिल्स एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, वो काफ़ी विद्वान माने जाते थे और उन्होंने इसके बारे में एक काफ़ी अच्छा एक मैसिव वर्क किया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसी पुस्तक के द्वारा वह सारे जितने वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है वो किए थे, और ख़ासकर भारतीय पीरियड्स को, इंडियाज पीरियड्स के बारे में। अब यहाँ पर आता है ये सारे कंपनी भारत में आए तो यहाँ पर उन्होंने इतना जल्दी राइज कैसे कर गए, वो इतना जल्दी ग्रो अप कैसे कर गए, क्योंकि ऐसा तो उनके पास कोई हथियार लेकर आए नहीं थे, वो लड़ने के इच्छा से तो आए नहीं थे, फिर भी वो भारत में इतना जल्दी राइज कैसे कर गए। तब द ब्रिटिश इनिशियली केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर्स। ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे वह भारत में ट्रेडर्स के रूप में आए थे। द कंट्री विटनेस्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जिस समय वो भारत में आए थे उस समय यह देश जो था वह राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं था, काफ़ी कमज़ोर रूप में चल रहा था। इन द पीरियड्स द लेटर मुगल्स वेयर वीकेंड रूलर्स, यानी कि औरंगजेब के बाद जो भी
मुग़ल रूलर्स आए थे वो उतना कैपेबल नहीं थे, क्योंकि 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी तो उनके बाद जितने भी मुग़ल रूलर्स आए थे वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उसके अलावा द मराठाज हैड बीन डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग रूलर्स इन द की कंट्री, सो द ब्रिटिश टूक एडवांटेज ऑफ सच सिचुएशन। और उसके बाद जो था भारत में एक मजबूत शासक के रूप में कोई भी स्थापित नहीं था, और इस परिस्थिति का और इस स्थिति का अंग्रेज़ों ने काफ़ी लाभ उठाया, और इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने यहाँ पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया। द मेन एम ब्रिटिशर्स इन conquering India was to exploit the Indian resources, the benefits। उनका मुख्य जो उद्देश्य था वह सर्वप्रथम यानी कि शुरुआती दौर में भारतीय रिसोर्सेज का जो है वह लाभ लेना और उस पर अपना कब्जा करना, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है उनका उद्देश्य पूर्ति हो सके। और इस तरह से अब हम अगले क्लिप में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि उसके आगे यानी कि ये सारे के सारे जो है आगे कैसे हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने से भी कर सकते हैं। डिस्कस द डिफेक्ट्स इन द पीरियडाइजेशंस डन बाय जेम्स मिल्स। सेकंड, हाउ वी आर ब्रिटिश कन्क्वेरिंग ईजिली, कैसे वो आसानी से जीत गए। तो